नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं वैश्विक पवन तंत्र की, यानी कि विश्व में इस पृथ्वी पर धरातल पर पवनें किस तरह से प्रवाहित होती हैं और पवनें कितने प्रकार की होती हैं। तो पिछले क्लास में हमने पवन क्या होती हैं, पवन की गति मापने का यंत्र कौन सा है, पवन की दिशा का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, और साथ ही हमने पवनों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया कि पवनें तीन प्रकार की होती है: स्थायी पवनें, सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें। उसी के अंतर्गत हमने स्थायी पवनों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था कि स्थायी पवनें जिनकी दिशा वर्ष भर एक ही रहती है, यानी कि वे पवनें जो वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, स्थायी पवनें कहलाती हैं। और स्थायी पवनें भी तीन प्रकार की होती है, जिनमें व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं व्यापारिक पवनों के बारे में कि व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, व्यापारिक पवनें कहाँ पर प्रवाहित होती है, कौन से अक्षांशों के मध्य चलती है, कौन सी वायुदाब पेटियों के मध्य चलती है, और उनकी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिशा होती है, और व्यापारिक पवनों की क्या विशेषता है, क्या महत्व है। यानी कि व्यापारिक पवनों को लेकर जितना भी पूछे जाने की संभावना है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं व्यापारिक पवन की। यहां देखिए, यह तो है पवनें, ध्रुवीय पवनें, पछुआ पवनें और व्यापारिक पवनें। अब इनके बारे में तो हमने विस्तार से अध्ययन किया था कि ये जो पवनें हैं, जो स्थायी पवनें, यहां कौन सी वायुदाब पेटियों के मध्य चलती हैं और कौन सी स्थायी पवनें। इसमें आज हम बात करने वाले हैं व्यापारिक पवनें, जिन्हें हम ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि व्यापारिक पवनें क्यों कहते हैं। इसका मतलब है कि व्यापारिक शब्द का अर्थ क्या है। सामान्यतः जब हम व्यापारिक शब्द का अर्थ समझते हैं तो वह होता है व्यापार से, लेकिन यदि हम व्यापारिक पवनों के संदर्भ में बात करें तो व्यापारिक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के ट्रेड शब्द से हुई है। किससे हुई है? ट्रेड शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है निर्दिष्ट पथ। व्यापारिक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के ट्रेड शब्द से हुई है। जिसका
शाब्दिक अर्थ निर्दिष्ट पथ होता है। यानी कि व्यापारिक जो शब्द है वह जर्मन भाषा के ट्रेड शब्द से बना है और ट्रेड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है निर्दिष्ट पथ। यानी कि ऐसी पवनें जो एक निर्दिष्ट पथ पर प्रवाहित होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। अब इसका नाम व्यापारिक पवनें ही क्यों रखा, क्योंकि पछुआ पवनें भी तो एक निर्दिष्ट पथ पर जो है एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। ध्रुवीय पवनें भी जो है वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है। तो व्यापारिक पवनों का नाम या इन पवनों का नाम ही व्यापारिक पवनें क्यों रखा है। तो अब इसको समझना कि प्राचीन काल में जो यूरोपियन व्यापारी होते थे वह समुद्री मार्ग पर या समुद्री मार्ग के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर प्रवाहित होने वाली इन पवनों के सहारे व्यापार करते थे। इसीलिए इन पवनों को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। यानी कि प्राचीन काल में यूरोपियन व्यापारी समुद्री मार्ग द्वारा निर्दिष्ट पथ पर प्रवाहित होने वाली पवनों के सहारे पाल युक्त नाव ऑब्लिक जलयान द्वारा व्यापार करते थे। इस कारण इन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। यानी कि व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स को व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स क्यों कहा जाता है, इसका कारण है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम जो परिवहन का साधन था वह था समुद्री मार्ग, यानी कि जल परिवहन। और यूरोपियन यात्री जलयान और पाल युक्त नावों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और उसी के माध्यम से व्यापार करते थे। लेकिन जब समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापारी निर्दिष्ट पथ पर जो प्रवाहित होने वाली पवनें, उन पवनों के सहारे सारे नाव को आगे ले जाते थे और उसी के साथ जो है अपने जलयान को आगे बढ़ाकर व्यापार करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और इसीलिए इन पवनों को क्या कहा गया, व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड कहा गया। लेकिन कुछ विद्वान व्यापारिक पवनों को सनमार्गी पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं, सनमार्गी पवनें भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। कुछ
विद्वानों द्वारा व्यापारिक पवनों को सन्मार्गी पवने भी तो इसलिए ध्यान रखना, व्यापारिक पवनों को ही सन्मार्गी पवने कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम व्यापारिक पवने पढ़ के जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में व्यापारिक पवने नहीं होकर व्यापारिक पवनों की जगह क्या लिखा जाता है? सन्मार्गी पवने का लिखा जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, सन्मार्गी पवने जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रैक विंड। ट्रैक विंड्स, तो ट्रैक विंड्स और ट्रेड विंड्स दोनों एक ही है, क्योंकि जो ट्रेड विंड्स हैं यानी व्यापारिक पवने, उन्हें ही ट्रैक विंड्स सन्मार्गी पवने कहते हैं, जो एक निर्दिष्ट पथ पर क्या करती है? प्रवाहित होती है। पॉइंट क्या? अब बात आती है कि यह जो व्यापारिक पवने हैं यह कहां पर उत्पन्न होती है, यानी कि व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति कहां होती है, और उत्पत्ति से ही हमें यह पता चलेगा कि यह कहां पर प्रवाहित होती है। तो देखिए, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में, यानी व्यापारिक पवने जो हैं पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में, जो अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा के बीच में उत्पन्न वायुदाब प्रवणता के कारण उत्पत्ति होती है। यानी कि पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति, यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग, जिसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और दक्षिण का भाग जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और दोनों दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति होती है। लेकिन क्या कारण क्या है कि इसकी उत्पत्ति जो है वह अश्व अक्षांश और भूमध्य रेखा की ओर उत्पन्न, अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर उत्पन्न दाब प्रवणता के कारण होती है। अश्व अक्षांश यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश, अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, यानी जो अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर और उत्पन्न दाब प्रवणता, या कई जगह लिखा हुआ है वायु दाब प्रवणता के कारण होती है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति का कारण क्या है? दाब प्रवणता। हालांकि जब हम
पवनों की दिशा के बारे में, पवनों की उत्पत्ति के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम दाब प्रवणता को भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि वायु दाब प्रवणता क्या होती है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि व्यापारिक पवनें जिनकी उत्पत्ति कहां होती है, अश्व अक्षांश और भूमध्य रेखा के मध्य होती है, तो इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है कि अश्व अक्षांश यानी जिन्हें हम 30 से 35 डिग्री अक्षांश जो दोनों गोलार्धों में होते हैं उन्हें हम अश्व अक्षांश कहते हैं। और अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर जो दाब प्रवणता उत्पन्न होती है, उस दाब प्रवणता के कारण ही व्यापारिक पवनों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति का उत्तरदायी कारण क्या है, या फिर व्यापारिक पवनें उत्पन्न होती है उसका कारण है वायु दाब या दाब प्रवणता, और वह कहां से कहां तक होती है, अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया। अब बात आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो व्यापारिक पवनें हैं यह कहां पे प्रवाहित होती है, क्योंकि हमने कहा कि व्यापारिक पवनें एक निर्दिष्ट पथ पर प्रवाहित होने वाली पवनें होती है। तो यह कहां पर, यानी कि यह पृथ्वी पर कहां पे चलती है, तो देखिए यह हमारी पूरी पृथ्वी है। पहले समझना कि व्यापारिक पवनें कहां चलती है। व्यापारिक पवनें पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में, यह ध्यान रखना, व्यापारिक पवनें पूरी पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने अध्ययन किया था कि पवनें सदैव जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती है। तो अब व्यापारिक पवनें भी जो है उच्च वायुदाब से कहां आएगी, निम्न वायुदाब। लेकिन उच्च वायुदाब पेटी कौन सी है, यहां पे उच्च वायुदाब पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यह उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। यदि आपसे पूछा जाए अक्षांशों के संदर्भ में कि व्यापारिक पवनें कौन से अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है, तो देखिए व्यापारिक पवनें पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों से 0 से 5 डिग्री अक्षांशों
के मध्य या अक्षांशों की ओर और प्रवाहित, पॉइंट क्लियर, कि ये जो व्यापारिक पवनें हैं यहां पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री, 30 और 35 डिग्री अक्षांशों से 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि जी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को हम क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं, और 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पेटी को हम क्या बोलते हैं, डोलड्रम पेटी। तो यह भी पूछा जाता है कि व्यापारिक पवनें जो है व्यापारिक पवनें पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में अश्व अक्षांश से डोलड्रम पेटी की ओर प्रवाहित, यानी कि तीनों पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्यापारिक पवनें कौन से वायुदा पेटियों के मध्य प्रवाहित होती है, कौन से अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है, और इन अक्षांशों को किस नाम से या किस पेटी के रूप में जाना जाता है। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को हम अश्व अक्षांश कहते हैं, और 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो एक निम्न वायुदा पेटी है जिसे हम शांत पेटी या डोलड्रम पेटी कहते हैं। तो तीनों रूप में हमें एग्जाम में पूछा जाता है। और यदि हम इसका यदि मानचित्र बनाते हैं तो किस तरह से बनेगा, देखिए। यहां है पूरी पृथ्वी, यहां पृथ्वी और यहां है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश हैं, यहां अक्षांश 30 से 35, इन अक्षांशों के मध्य जो वायुदा पेटी है इसे कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी। दोनों गोलार्धों में मिलेगी, आपको यह ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में भी है और यहां जो है पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में जो उच्च वायुदा पेटी है। अब जो उत्तरी गोलार्ध में है इसे कहा जाता है उत्तरी उपोष्ण उच्च
वायुदाब पेटी, जो कि कौन से अक्षांशों के मध्य है? 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के मध्य। और जो दक्षिण में, इसे कहा जाता है दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और यहां है 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य। और जो भूमध्य रेखा के निकट है, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखा के निकट 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। इसे कहा जाता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। क्लियर हो गया? अब देखिए, और यहां कहां पर है? 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ के मध्य। अब आता है कि व्यापारिक पवनें कहां प्रवाहित होती? तो हमने कहा कि व्यापारिक पवनें उच्च उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो अब यदि हम उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो व्यापारिक पवनें कैसे चलेगी? यहां इस तरीके से आएगी। यहां उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें हैं, और यहां दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें। तो आपको क्लियर होना चाहिए यहां क्या है? व्यापारिक पवनें। एकदम पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्यापारिक पवनें कहां प्रवाहित होती है, उत्तरी गोलार्ध में कहां प्रवाहित होती है और दक्षिणी गोलार्ध में। तो हमें केवल यह पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाएगा तो उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाता है तो दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। तो पॉइंट क्लियर हो गया कि व्यापारिक पवनें कौन सी वायुदाब पेटियों के मध्य, अब कौन से अक्षांशों के मध्य हैं? तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश, चाहे वो उत्तरी अक्षांश हो या चाहे दक्षिणी अक्षांश, यहां से 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य यहां प्रवाहित होती है। और 30 से 35 जो अक्षांश हैं, इन अक्षांशों को कहा जाता है अश्व अक्षांश। क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है। और इन अक्षांशों को मध्य जो पेटी है उसे कहा जाता है
डोलड्रम पेटी कहा जाता है। तो कौन से अक्षांश कौन सी पेटी के मध्य होती है, कौन सी वायदा पेटियों के मध्य होती है और कौन से अक्षांशों के मध्य यह प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें व्यापारिक पवनें कहां प्रवाहित होती है यह पूछा जाता है। अब इसके बाद आता है व्यापारिक पवनों की दिशा, कि व्यापारिक पवनों की क्या दिशा रहती है, उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा होती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिशा होती है और उन्हें क्या कहा जाता है। व्यापारिक पवनों की दिशा, क्योंकि हमने कहा कि व्यापारिक पवनें पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी क्या दिशा रहती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिशा रहती है। तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है और इसका मुख्य कारण क्या है, कोरियोलिस बल। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल के कारण पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। यानी कि जो व्यापारिक पवनें जो उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होती है, उनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब कैसे होती है यह ध्यान रखना। देखिए, यदि हम यहां पर एक क्षेत्र बनाते हैं व्यापारिक पवनों का, यहां उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और यहां भूमध्य रेखीय निम्न इनके मध्य जो है व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। कहां पे, उत्तरी गोलार्ध। अब इनकी दिशा देखिए, दिशा की यदि हम बात करें तो समझना, यहां से यहां है उत्तर दिशा
यहाँ दक्षिण, यहाँ पूरब और यहाँ पश्चिम। अब जो व्यापारिक पवनें हैं वह इस तरीके से चलती है। उत्तर पूर्व से किस दिशा में जा रही है? दक्षिण पश्चिम। तो इसीलिए ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में जब व्यापारिक पवनों की दिशा पूछी जाती है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनों को उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनें भी कहते हैं। यह ध्यान रखना। उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनों को उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनें भी कहा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनें प्रवाहित होती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में, और कौन सी वायदा पेटियों के मध्य? उत्तरी उपोष्ण उच्च वायदा पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायदा पेटी के मध्य, और यही उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें हैं, और इन्हें ही हम उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनें कहते हैं। अब यदि बात आती है दक्षिणी गोलार्ध में, तो देखिए पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, जिन्हें दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनें कहा। दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनें, तो ये ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होती है और दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनें दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित, यानी कि उत्तर पूर्वी सनमार्गी पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें हैं, और दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवनें दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवन। अब यह किस तरह से प्रवाहित होती है? तो देखिए, यहां है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदा पेटी, और यहां दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदा पेटी, इनके मध्य जो है
व्यापारिक पवनें क्या होती है, प्रभावित होती है। अब यहां उत्तर, यहां दक्षिण, पूरब और यहां दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें वह इस तरीके से चलती है। इसका मतलब है कि दक्षिण पूर्व से किधर आ रही है, उत्तर पश्चिम की ओर आ रही है, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनें कहते हैं। तो दो पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखना है। एक तो व्यापारिक पवनें कौन सी वायुदाब पेटियों के मध्य, कौन से अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है, और दूसरी व्यापारिक पवनों की उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिशा रहती है। क्लियर हो गया। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि व्यापारिक पवनें सामान्यतः पूरब से पश्चिम दिशा में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और इसीलिए इन पवनों को हम निम्न अक्षांशीय पूर्वा पवनें भी कहते हैं। क्लियर हो गया। और इनकी क्या विशेषता है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, वैश्विक व्यापारिक पवनें सामान्यतः पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। इस कारण इन्हें निम्न अक्षांशीय पूर्वा पवनें कहा। तो कई बार प्रश्न आता है निम्न अक्षांशीय पूर्वा पवनें प्रवाहित होती है, तो इसका मतलब है व्यापारिक पवनों के बारे में वह आपसे पूछ रहा है। क्लियर है। अब आती है व्यापारिक पवनों की क्या विशेषता है। तो अब व्यापारिक पवनें जहां से उत्पन्न होती है, यानी कि व्यापारिक पवनें अपने उत्पत्ति स्थल के निकट क्या होती है, शुष्क होती है, लेकिन जैसे जैसे यह पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है तो यह महासागरों के ऊपर से गुजरती है, और जब यह महासागरों के ऊपर से गुजरती है तो आर्द्रता ग्रहण करती है, और आर्द्रता ग्रहण करके महाद्वीपों के पूर्वी तट पर यह क्या करती है, वर्षा करती है। लेकिन व्यापारिक पवनों से महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर वर्षा नहीं होती है, और यही कारण है कि पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट है वहां पर मरुस्थलों का क्या है, विकास हुआ है। तो यहां भी हमें प्रश्न पूछा जाता है कि व्यापारिक पवनों से कहां वर्षा होती है और कहां पे वर्षा नहीं होती है। तो देखिए, समझना पहले व्यापारिक पवनें अपने
उत्पत्ति स्थल के निकट कैसी होती है? शुष्क होती है। कि जहां पर इनकी उत्पत्ति होती है, यानी कि 30 और 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य, या जहां से उपोष्ण उच्च वायुदाब से जहां से इनकी उत्पत्ति होती है, उसके आसपास ये पवने क्या होती हैं? शुष्क होती। लेकिन जब व्यापारिक पवने पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, तो कि जब यहां पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, तो महासागरों से के ऊपर से गुजरती है तथा महासागरों से आर्द्रता ग्रहण करती है। कि जब यह पूरब से पश्चिम दिशा में जाती है, तो यह जो है महासागरों से, क्योंकि जो महाद्वीपों के पूर्वी तट है वहां पर क्या है? महासागर। तो महासागरों से यह क्या? आर्द्रता ग्रहण करती है, और व्यापारिक पवने महासागरों के महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर वर्षा, पॉइंट क्लियर हो गया? कि जब यहां महासागरों के ऊपर से गुजरेगी तो आर्द्रता ग्रहण करेगी, और आर्द्रता ग्रहण करके यह महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा करती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा के लिए उत्तरदायी पवने हैं, तो कौन सी हैं? वह है व्यापारिक पवने। क्लियर हो गया? लेकिन व्यापारिक पवने महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पहुंचती है। कि जब यह महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा करके धीरे धीरे यह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पहुंचती है, तो आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इस कारण महाद्वीपों के
पश्चिमी तटों पर व्यापारिक पवनों से वर्षा नहीं होती। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्यापारिक पवनों से कहां पे वर्षा होगी, तो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा होगी, लेकिन महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर वर्षा नहीं होती। यही कारण है कि पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर तटों पर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों का विकास हुआ है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों का विकास, यानी कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जो मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती है उसका एक कारण व्यापारिक पवनें भी है, क्योंकि पश्चिमी व्यापारिक पवनों से महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर वर्षा नहीं होती है, इसीलिए वहां पर जो है मरुस्थल का विकास हुआ है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और यहां से निश्चित रूप से जब सत्य और असत्य कथन के प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न हमें यही पूछे जाते हैं कि जहां पर व्यापारिक पवनें उत्पन्न होती है वहां क्या होती है, शुष्क होती है, लेकिन जब यह आगे बढ़ती है तो महासागरों से आर्द्रता ग्रहण कर महाद्वीपों के पूर्वी तट पर तो बारिश करेगी, लेकिन पश्चिमी तट पर बारिश नहीं करती। कैसे समझना इसे, यह पूरा विश्व का मानचित्र है। यहां हमने जो है एक क्षेत्र बनाया है जिनके मध्य व्यापारिक पवनें क्या होती है, प्रवाहित। अब देखिए व्यापारिक पवनों की बात करते हैं तो व्यापारिक पवनें कहां इस तरह से प्रवाहित होती है। अब जब व्यापारिक पवनें पूरब से किस दिशा में आ रही है, पश्चिम दिशा में आ रही है, और जब पूरब से पश्चिम दिशा में आ रही है तो यहां पर महासागर है। कौन से, यहां है प्रशांत महासागर, यहां है हिंद महासागर, यहां है
अटलांटिक महासागर। तो इन महासागरों के ऊपर से जब गुजरेगी तो यह आर्द्रता ग्रहण करेगी। दोनों गोलार्धों में हम बात करेंगे। और यह जो है महाद्वीपों के पूर्वी तट, अब यहां पूर्वी तट है तो यहां पे पूरी क्या होगी, यहां पर क्या करेगी, वहां बारिश, यहां पर यहां क्या करेगी, बारिश करेगी, यहां पे पूरी क्या करेगी, यहां बारिश करेगी। इस क्षेत्र में क्या होगी, बारिश होगी, इस क्षेत्र में क्या होगी, बारिश। लेकिन जो महाद्वीपों के पश्चिमी तट है, जैसे यहां थार का मरुस्थल है पूरा, यहां पर आएंगे तो यहां पूरा सहारा का मरुस्थल है। यहां पर कालाहारी और नामीबिया का मरुस्थल है। यहां आएंगे आटाकामा का मरुस्थल है। तो महाद्वीपों के पश्चिम तट पर यहां पर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, गिम्सन सैमसन डेजर्ट है। तो इस तरह से जो है पूर्वी तट पर तो बारिश करेगी, लेकिन पश्चिमी तट पर बारिश नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जब यह आगे बढ़ेगी तो इनकी आर्द्रता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहां पर यह बारिश नहीं करती। तो इस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो व्यापारिक पवनें हैं, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध की है चाहे वह दक्षिणी गोलार्ध की है, हमें प्रश्न में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में या किस स्थान पर उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली पवनों से, व्यापारिक पवनों से वर्षा नहीं होगी। तो ध्यान रखना, सहारा के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में नहीं होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगी, कालाहारी और नामीबिया के मरुस्थल में नहीं होगी, आटाकामा के मरुस्थल में नहीं होगी। और यहां पर यदि हम बात करें तो इस मरुस्थल में जो मैक्सिको का भाग है वहां पर भी सोनोरन और मोजाम्बिक का जो मरुस्थल है, जो कि उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर है, वहां पर भी नहीं होगी। यानी कि यह ध्यान रखना, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर व्यापारिक पवनों से वर्षा नहीं होती है। जो भी वर्षा होगी वह कहां होगी, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बारिश होगी। और इस तरह से हमें एग्जाम में व्यापारिक पवनों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो देखिए, दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम, भारत के संदर्भ में और भूमध्य रेखा के संदर्भ में। तो अब देखिए, दोनों गोलार्धों में पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होने वाली कि जो दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें जब भूमध्य रेखा के निकट, यानी भूमध्य रेखा के निम्न वायदा पेटी की ओर आती है। कैसे समझना, यहां है भूमध्य
रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अब समझना कि जो पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें जब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में क्या होता है, इनका अभिसरण होता है। अभिसरण होता है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना कि पृथ्वी पर दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें या व्यापारिक पवनों का भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में अभिसरण होता है। क्या होता है? अभिसरण होता है। इन व्यापारिक पवनों का भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में क्या होता है? अभिसरण होता है। तो भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा के निकट उच्च तापमान के कारण उच्च तापमान के कारण क्या होगा? सहवनीय क्रिया द्वारा सहवनीय क्रिया के रूप में गर्म होकर ऊपर उठती है। यानी कि ये जो व्यापारिक पवनें हैं, यहां जब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर आती है, तो यहां पर तापमान की अधिकता के कारण ये पवनें गर्म होकर कहां उठेगी? सहवनीय क्रिया द्वारा जो है वह ऊपर उठेगी। इस तरीके से सहवनीय क्रिया द्वारा कहां उठेगी? ऊपर उठेगी। पॉइंट क्लियर का? और ऊपर उठती है, ऊपर जाकर ऊंचाई पर जाकर ठंडी एवं संघनित होकर संवहनीय वर्षा करती है। यानी कि यह पवनें जो है ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर क्या होगी? यह संघनित होगी। संघनित होने का मतलब है यह बादलों के रूप में जो है संघनित हो जाएगी और उसके बाद यह क्या करेगी?
बारिश करेगी। कहां करेगी? भूमध्य रेखा के निकट क्या करेगी? यह बारिश करेगी। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा के निकट तापमान अधिक होने के बावजूद भी यहां पर वर्षा अधिक होती है। इसका कारण कौन सा है? तो व्यापारिक पवन है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रतिदिन सायं 4 बजे वर्षा होती है, जिसे हम 4 o'clock रेन कहते हैं। यह ध्यान रखना। भूमध्य रेखा के निकट प्रतिदिन सायं 4 बजे सवहनीय वर्षा होती है, जिसे 4 o'clock रेन तो आपसे पूछा जा सकता है कि 4 o'clock रेन कहां होती है? तो भूमध्य रेखा के निकट होती है। और 4 o'clock रेन के लिए उत्तरदायी पवनें कौन सी हैं? व्यापारिक पवनें। क्योंकि जब व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर आती है, तो यहां पर क्या होती है? तापमान की अधिकता के कारण गर्म होकर ऊपर उठती है। और जब ये गर्म होकर ऊपर उठती है तो ऊपर जाकर ऊंचाई पे जाके ठंडी होती है, ठंडी होकर संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। और बादलों के निर्माण के बाद यहां पर क्या करती है? वर्षा करती है। और प्रतिदिन शाम को 4 बजे के आसपास इस भूमध्य रेखा के आसपास वर्षा होती है, जिसे हम 4 o'clock रेन कहते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रश्न यहां से आता है कि भूमध्य रेखा के निकट उच्च तापमान के बावजूद भी उच्च वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें। और कौन सी वर्षा होती है? सवहनीय वर्षा होती है। और इसीलिए यहां पर तापमान उच्च है, इसलिए उष्ण कटिबंध है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के आसपास, जिन्हें हम अमेजन वर्षा वन के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से हमें पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनों से कहां पे वर्षा होगी? तो ध्यान रखना, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर तो होती है, लेकिन सहवनीय क्रिया के कारण भूमध्य रेखा के निकट भी क्या होती है? वर्षा होती है। अब इसका भारतीय मानसून के संदर्भ में क्या है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक पवन तंत्र। पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी मानी। ये ध्यान रखना कि जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें यह भारतीय मानसून के लिए जो है उत्तरदायी मानी जाती है। भारतीय मानसून कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के लिए कौन सी व्यापारिक पवनें उत्तरदायी मानी जाती हैं? दक्षिणी गोलार्ध। अब आप कहेंगे
कि भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती है। तो समझना यहां से यहां है भूमध्य रेखा, यहां है कर्क रेखा। अब समझना यहां से कि मार्च महीने से जून इस माह तक सूर्य जो है वह कहां रहता है? उत्तरायण में रहता है। सूर्य की स्थिति क्या होती है? उत्तरायण। सूर्य की स्थिति क्या होती है? उत्तरायण होती है। और ये जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें हैं, ये पवनें यहां कौन सी हैं? दक्षिणी गोलार्ध की ये जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, जब सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर यानी कि उत्तरायण की स्थिति में होता है तो भारत के मध्य में, मध्य भारत में या ये कहें उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है। और जब निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है तो हमें पता है पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यहां उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। ये जो है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है। और जब उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित होती है तो इनकी दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। यहां भी क्या है? यहां कि सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है और फेरल के नियम के अनुसार यहां अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो इनकी दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण पश्चिम। और यही दक्षिण पश्चिम में आगे की ओर बढ़ती है तो हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण कर भारत के विभिन्न भागों में क्या करती है? बारिश करती है। यहां पर क्या करती है? यह वर्षा करती है। और इसी मानसून को हम क्या बोलते हैं? ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना कि दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली व्यापारिक पवनों को। क्लियर? इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें व्यापारिक पवनों के संदर्भ में पूछे जाते हैं कि व्यापारिक पवनें जो है अन्य स्थायी पवनों की अपेक्षा अधिक नियमित, स्थायी और मजबूत होती है। व्यापारिक पवनें अन्य स्थायी पवनों पछुआ और ध्रुवीय अन्य स्थायी पवनों की अपेक्षा अधिक स्थायी
नियमित और मजबूत होती है। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी या नियमित पवन तंत्र है, तो वह व्यापारिक पवनों का जो पवन तंत्र है वह सबसे ज्यादा स्थायी, मजबूत और क्या होता है, नियमित होता है। और व्यापारिक पवनों की जो एक मेखला बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, हेडली मेखला कहते हैं, यह ध्यान रखना। व्यापारिक पवनों की मेखला हेडली मेखला हालांकि हम हेडली मेखला के बारे में अलग से अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि व्यापारिक पवनें जो एक मेखला का निर्माण करती है, एक सेल का निर्माण करती है, जिसे हेडली कोशिका या हेडली मेखला कहते हैं। और व्यापारिक पवनों की पेटी में ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। व्यापारिक पवनों की पेटी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें व्यापारिक पवनों के संदर्भ में पूछा जाता था। तो यह था आज का सेशन जिसमें हमने व्यापारिक पवनों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आगे हम पछुआ पवने और ध्रुवीय पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।